नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है। उसे अभी फैसला नहीं कहा जा सकता। यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इंदौर में तो आज प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी दौरान सुनवाई भी चल रही थी। उसी के बाद ये फैसला आया है, तो आज इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच थी, एक तो जस्टिस सूर्यकांत और उसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। 2 सदस्यीय बेंच के पास ये सुनवाई चल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण है क्या कुछ उन्होंने टिप्पणियां की हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आदेश क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि बनारस में गुलाल की होली खेली गई है, इसे लेकर। तो सबसे पहले आपको बताते थे अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि यूजीसी ने 13 जनवरी को जो गाइडलाइंस या कहें कानून, एक तरह से कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लागू करने का भी नहीं है, लेकिन एक तरह से कानून नया लेकर आई थी और इससे समानता का अधिकार 2026 बताया गया। यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों में, हायर एजुकेशन संस्थानों में उस पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल क्या स्थिति होगी? फिलहाल ये स्थिति होगी कि 2012 के जो कानून चले आ रहे हैं वही कानून लागू रहेंगे। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि फिलहाल तो जो नए कानून है वो लागू नहीं माने जा रहे हैं। जो इक्विटी सेंटर बनाने की बात कही जा रही थी और इक्विटी सेल बनाने की बात कही जा रही थी, समिति बनाने की बात कही जा रही थी, वो अभी लागू नहीं हो रहे हैं। शिकायतें अभी उसके हिसाब से नहीं ली जाएंगी। मतलब कुल जमा जो पहले परिस्थितियां चलती थीं, पहले जो 2012 के कानून थे वही अभी प्रभावी रहेंगे। एक ही अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट ये, 19 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी है और 19 मार्च यानी तकरीबन 50 दिन का वक्त मिल जाएगा। उसमें सरकार को इसे बहुत गहनता से देखना भी है और जवाब भी देना है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। मसलन जो याचिका के पक्ष में थे, जो यूजीसी है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और इन सब से पूछा गया है नए नियमों को लेकर। 19 मार्च को इसमें नई सुनवाई होगी। क्या कुछ अदालत ने कहा है? 2012 वाले रेगुलेशन चलेंगे। 19 मार्च की तारीख। केंद्र सरकार, यूजीसी ये जानकारी देंगे कि नियमों की समीक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं। एक कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। कमेटी में कौन होगा? लॉ के एक्सपर्ट होंगे, एकेडमिक के एक्सपर्ट होंगे और समाज विज्ञान, समाज से जुड़े हुए जो दिग्गज हैं वो इसमें होंगे। सीजेआई ने क्या कहा है? यदि हमने दखल नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा होगी, नतीजे खतरनाक होंगे। प्रथम दृष्टया लगता है कि रेगुलेशंस की जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स को विचार करना होगा। सही और स्पष्ट भाषा के साथ नए नियम जारी करने होंगे। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी नियमों का बेजा इस्तेमाल ना कर सके। अदालत को सबसे बड़ा डर यही कि इनका बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां जो की वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बनारस की कुछ तस्वीरें और बनारस से कुछ रिएक्शन। बनारस में होली खेली गई है एक तरह से। इसे पूरी जीत तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये शुरुआत हो चुकी है जीत की। और सरकार, कुछ लोग सरकार से नाराज़ भी थे, कुछ ने नाराज़गी भी जताई, अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार के प्रति नाराज़गी जताई। कुछ ने कहा कि नहीं, सरकार इस पर ज़रूर काम करेगी। सरकार पर भरोसा भी जताया गया है और कई दिनों से ये लोग अनशन पर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। 13 जनवरी का हालांकि यह कानून है, लेकिन इसकी जो आँच है, जो आग है, वो उस दिन ज़्यादा भड़क गई जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था और तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। रोल बैक यूजीसी, रोलेट एक्ट तक से इसकी तुलना हो गई थी। उसके बाद से लगातार हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो बनारस में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और नए नियमों पर रोक लगा दी गई तो वहां पर गुलाल की होली खेली गई है और उनका ये कहना है कि जीत निश्चित तौर पर उनकी होगी। वहां से किस तरह के रिएक्शंस आए हैं जरा उनको सुन लेते हैं एक बार। खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए शिवम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद करता है इसके सरिया भारत बैनर तले कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उस मंदिर में जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो संविधान को रखते हैं। अगर आज ऐसा अन्याय होता तो अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान का भी पालन नहीं किया जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। कितनी खुशी, बहुत बहुत खुशी है सर। जो प्रयास हम लोगों का था वो सफल होता दिख रहा है। कितनी बड़ी खुशी। देखिए, हम लोग को बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि ये खुशी का लहर हम आपसे क्या बताएं कि हम लोग जो 56 घंटे से यहाँ अनशन किए, उस चीज की ये लहर है। अगर ये 19 तारीख के बाद जो है कि अगर फिर कोई सिस्टम में गड़बड़ी होता है तो अब हम लोग दिल्ली जाएंगे, बनारस नहीं जाएंगे, दिल्ली से आंदोलन होगा। हम लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ ज्ञापन का दौर चल रहा था। सरकार को भी हमने दिखाया कहाँ। लेकिन ये आप अभी हमें इस ब्रिज के नीचे देख रहे हैं, अभी आप ब्रिज में, लेकिन अब दिल्ली वो दूर नहीं है। अगर कुछ सिस्टम से खिलवाड़ हुआ तो पहले हवन में ही असर दिख गया। अभी होलिका जलना बाकी है।
ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। हमने यहाँ 56 घंटे लगातार बैठ के जो किया इसका परिणाम स्वरूप मिला है। पंडित जी, त्रिपुंड के बाद अब तो गुलाल का त्रिपुंड है। ये देखिए, ये जो त्रिपुंड लगा है ये हमारे भाइयों ने लगाया है और ये त्रिपुंड मैं चाहता हूं कि आजीवन लगा रहे और हम लोग इसी तरह आनंद मनाते रहें। जब जब सत्ता का अहंकार बजेगा समाज में, तो समाज के लोग भी सत्ता को इस तरह से आवाज देंगे। और आज सत्य की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, पूरे समाज को एक करने का जो सूत्र हम लोगों ने चला था, यतो धर्म ततो जय की आज जीत हुई है। आप सभी का आशीर्वाद सहयोग मिला है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ही लोग इनको सत्ता पे पहुंचाए, हम ही लोग ठोकर खा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है हमारे लिए। कितनी खुशी, बहुत खुशी है और ये न्याय की जीत है, ये सब समाज की जीत है और ऐसे काले कानून ना आए और जिससे हम लोग जात पात में बटे, धर्म में बटे। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन नेताओं को भी तमाचा है कि जो हम लोग को जात पात में बांट कर वोट मांगने का करते हैं। तो ये आपने रिएक्शन सुने होंगे और अब जो वीडियो का अगला पार्ट है वो ये है कि अदालत ने क्या टिप्पणी की है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह के टिप्पणियां करता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सुन लीजिए। अगर हम, चूंकि टिप्पणी है तो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे, समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे, अदालत ने कहा। प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि विनियमन की भाषा अस्पष्ट है और विशेषज्ञों को इसकी भाषा को संशोधित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। चीफ जस्टिस ने एक और मार्के की बात कही है। मान लीजिए एक छात्र साउथ का है और उत्तर के किसी राज्य में एडमिशन मिलता है, इसी तरह उत्तर वाले को दक्षिण में एडमिशन मिलता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कुछ टिप्पणियां दोनों को झेलनी हो। यदि दोनों की जातियों का पता ना हो तो फिर उन्हें किस नियम के तहत समाधान मिलेगा, यह भी जानकारी होनी चाहिए। वहां तो नहीं पता ना, नॉर्थ का बंदा साउथ में जाके 1500 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई कर रहा है, नोएडा से कोई हैदराबाद जाके पढ़ाई कर रहा है, 1500 किलोमीटर का फर्क है, तब क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश ने एक और मार्के की बात कही। हमने 75 वर्षों में जिस देश को वर्गहीन समाज बनाने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, क्या अब हम उसे पीछे नहीं ले जा रहे हैं, इस रूल को लेकर उन्होंने कहा। रैगिंग में सबसे बुरी बात यह है कि दक्षिण या उत्तर पूर्व से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति साथ लाते हैं, कोई अनजान व्यक्ति उन पर टिप्पणी करने लगता है। फिर आपने अलग अलग छात्रावासों की बात की है, हॉस्टल अलग अलग बनाए जाएंगे, उसको लेकर कहा गया। आपने अलग अलग छात्रावासों की बात की है, अंतरजातीय विवाह भी होते हैं और हम भी ऐसे छात्रावासों में रहे हैं जहां सभी एक साथ रहते थे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, अदालत ने कहा है। सुनवाई के दौरान जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि हमारी आपत्ति इस रेगुलेशन के सेक्शन सी को लेकर है। मैंने अपने वीडियो में बताया, सेक्शन सी को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। सेक्शन सी को लेकर है, जातिगत भेदभाव की परिभाषा में SC, ST और OBC को शामिल किया गया है, इसमें जनरल कैटेगरी शामिल है ही नहीं। ऐसा तो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जिसमें आप पहले ही एक वर्ग को अपराधी मान लेते हैं और उसके खिलाफ होने वाले भेदभाव की शिकायत का कोई मंच नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो डर जताया गया था वो इस बात का कि शिकायत झूठी रहेगी तो झूठी शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर आरोप लग गए तो सीधे मामला शुरू हो जाएगा, यानी कोई बच्चा गया, उसका करियर शुरू हो रहा है, सीधे उस पर मामला दर्ज हो जाएगा और ये फिर सिविल केस जिसको बोलते हैं या जो कानूनन प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी, उसके करियर पर बट्टा लग जाएगा। साथ ही जो कमेटी बनाई जानी है उसमें अनिवार्यता नहीं है कि सामान्य वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा, यह अनिवार्यता है कि महिला, विकलांग, दिव्यांग, SC, ST, OBC इनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो रहेंगे। सामान्य वर्ग की अगुवाई कौन करेगा, उनके तरफ से बात कौन रखेगा, ये कहीं नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, ये बने कहां से थे रूल्स, उसको लेकर हमने डिटेल वीडियो बनाया, आज उस पर नहीं जाएंगे। रूल्स बने थे शिक्षा से जुड़ी जो संसदीय समिति होती है, शिक्षा की संसदीय समिति ने इस रूल्स को बनाया था। उस कमेटी को लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह, राज्यसभा में सांसद हैं। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद रखे गए, 30 सांसद इसमें रखे गए। ज़्यादातर पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन इसमें है और भाजपा के इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, 16 के आसपास सांसद उनके हैं, दोनों सदनों की अगर बात कर ली जाए। उसको लीड कर रहे थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने आज एक्स पर पोस्ट किया इस फैसले के पहले। उन्होंने कहा कि हमने तो ये सब कहा ही नहीं है UGC को। उन्होंने कहा कि
गलत शिकायत करने पर जो सजा या जुर्माने का प्रावधान है वो हटाने के लिए कहा ही नहीं गया था। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ये गफलत फैलाई हुई है, मतलब ये उलझाया हुआ मामला, उसी को सुलझाना चाहिए। उनका जवाब भी सुन लेते हैं। क्या उन्होंने क्या कहा, वो दरअसल एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके कहा है। उन्होंने अपने आप को या उस कमेटी को पूरा एक तरह से अलग कर लिया। तो फिर ये गफलत आई कहां से? पड़ताल इसकी भी होनी चाहिए। तो ये बड़ा मामला बनारस की तस्वीरों से हमने शुरू किया, लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाए, अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शंस हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की वो आपके लिए जानना जरूरी था, वो भी हमने आपको बताई। इसका और भी अगर कोई पहलू बचता है तो आगे हम लेकर आएंगे। नमस्कार।